अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियाँ। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इन लोगों ने अकल से काम लेना छोड़ दिया है और जज्बात की रूह में बह गए हैं। मेरे पास इनकी बातों का कोई जवाब नहीं है। जज्बात की रूह में बहने की वजह से ये तुम्हारे साथ थे। अब इन्होंने अकल से काम लेना शुरू किया है, तब भी तुम्हें बुरा लगने लगा है। क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो मास्टर कि मैं लोगों की ख्वाहिश के सामने सर तस्लीम खम कर दूं? कमाल ये नहीं है कि दूसरों से अपनी बात जोर से मनवाई जाए। कमाल तो ये होता है कि दूसरे अज खुद तुम्हारी बात मान ले। मैं उस वक्त का इंतजार करूंगा मास्टर जब ये लोग खुद मेरी बातें तस्लीम करना शुरू कर दें। मैंने कहा और मेरे लहजे में हल्की सी तलफी थी जिसे ली कुआन ने महसूस कर लिया। वक्त का इंतजार बाद में करना, इस वक्त तुम्हारी हालत ठीक नहीं, तुम मेरे साथ चलो। मैं ली कुआन के साथ बाहर निकल आया। मैंने पहले ही तुम्हारी दानत तस्लीम कर ली थी। रास्ते में ली कुआन ने मुझसे कहा, आज भी मुझे यकीन है कि तुमने जो कुछ किया किसी खास मकसद के पेश नजर ही किया होगा। मैं दूसरी तरफ देखने लगा। ली कुआन को उसकी बातों का जवाब ना देना ही बेहतर था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। 12 नंबर में पहुंचने के बाद ली कुआन ने कहा, हमें जबान से अपने जज्बात की इज़हार की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने ली कुआन को गौर से देखा। तुम ठीक कह रहे हो मास्टर, मैंने कहा, मगर मैं नहीं समझ सका कि आज इसकी जरूरत क्यों पेश आ गई। तुम ठीक कह रहे हो मास्टर, मैंने कहा, मगर मैं नहीं समझ सका कि आज इसकी कैसे जरूरत पेश आ गई। ली कुआन ने एक तवील सांस ली। आज मैं तुम में महसूस कर रहा हूँ। तमाम तरह एतमाद के बावजूद मैं डर रहा था क्योंकि आखिरी मरहला बहुत सख्त था। तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है मेरे बच्चे। तुम पर काबू पाना जुए शेर लाने के मुतरादिफ होगा। मैं भी यही महसूस करता हूँ मास्टर। जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है वो तुम्हारे लिए एक इजाफी हथियार तो है, लेकिन ये कहना गलत है कि तुम इन फनून के मोहताज हो। मेरा ख्याल है तुम पहले भी नाकाबिले तस्खीर थे, इसलिए इतनी आसानी से मुझे आवड़ के चुंगल में फंस गया था। कभी ऐसा भी होता है मेरे बच्चे, ली कुआन बोला, लेकिन तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा, बल्कि तुमने सही फैसला करके अपनी सलाहियतों में इजाफा ही कर लिया है। ओहो, अचानक मैं चौंक पड़ा। मुझे ख्याल ही नहीं रहा मास्टर, तुमने बेलफरेजू से मेरी फाइट पर कोई तबसरा नहीं किया। ली कुआन ने बुरा सा मुंह बनाया। वो स्पेनी, उसे क्या मालूम मार्शल आर्ट्स क्या चीज है। इस तरह तो मत कहो मास्टर, अगर वो कराटे इंस्ट्रक्टर है कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा। यहाँ आने वाले तमाम इंस्ट्रक्टर गडरे होते हैं, ली कुआन ने वसीले लहजे में कहा। और फिर कोई स्पेनी मार्शल आर्ट से किस तरह वाकिफ हो सकता है? स्पेन का कोई बाशिंदा मार्शल आर्ट से वाकिफ नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान का बाशिंदा क्यों कर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर वो मास्टर ली कुआन का शागिर्द है तो मार्शल आर्ट से जरूर वाकिफ होगा। तुम तो मेरी उम्मीदों पर ओस डाले दे रही हो। बेलफरेजू अनाड़ी है तो मेरा कारनामा क्या रह गया? मैंने मायूसाना अंदाज में कहा, तुम्हें तरबियत के लिए जितना कम अरसा मिला है उसके पेशे नजर तुम इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त है, तुम मेरी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हो। मैंने कहा ना कि इतने कम अरसे में तरबियत हासिल करने के बाद इससे ज्यादा तवक्को भी नहीं की जा सकती। अच्छा ये बताओ, बेलफरेजू के बजाय मेरे मुकाबले पर अगर मार्शल आर्ट से वाकिफ शख्स होता तो क्या होता? जितने गलत तरीके से तुमने बेलफरेजू पर हमला किया था, अगर मार्शल आर्ट्स जानने वाले किसी शख्स पर करते तो कम अज कम अपने पैरों पर चलने के काबिल तो हरगिज़ ना रही होते। क्या कह रहे हो मास्टर? मैंने हैरान होकर कहा, अगर वो मार्शल आर्ट से नावाकिफ है तो यहाँ इंस्ट्रक्टर किस तरह हो गया? उसे यहाँ आए हुए चंद रोज ही हुए हैं। ली कुआन बोला, मुझे यकीन है कि किसी गलतफहमी की बिना पर उसे इंस्ट्रक्टर की हैसियत से यहाँ भेज दिया गया है, वरना वो इस काबिल नहीं है। ये बात तुम महज इसलिए कह रहे हो कि मैंने उसे बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी। मैंने हंसकर कहा, नहीं। ली कुआन वसीले लहजे में बोला, बेलफरेजू स्पेनी है, वो बेल फाइटिंग का माहिर तो हो सकता है मगर मार्शल आर्ट्स का बायर नहीं हो सकता। तो क्या ख्याल है बेलफरेजू को उस मैदान में शिकस्त ना दी जाए जिसका वो माहिर है? तुम बेलफरेजू को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हो? ली कुआन ने चिढ़कर कहा, वो किसी मैदान में भी तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, हम तो वाकई नहीं कर सकता। उसके सीने पर मैंने जो जरब लगाई है वो तुम्हारा कमाल था। ली कुआन ने मेरी बात काट दी। मुझे तुमसे इतनी महारत की तवक्को नहीं थी। ताम तुम्हारा ये ख्याल गलत है कि बेलफरेजू तुम्हारी उस जरब से बेकार हो गया होगा। वो खूनी से लगाई की जरब थी मास्टर। बेलफरेजू को छठी का दूध याद आ गया होगा। छीने की तकलीफों से कभी सुकून नहीं लेने देगी। ऐसा सिर्फ इस सूरत में मुमकिन था जब उसे बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेलफरेजू को उसी वक्त वहां से ले जाया गया था और कल सुबह तुम उसे फिर मैदान में मौजूद पाओगे। तुम्हारी इस बात पर मैं हैरत जाहिर करने के सिवा
क्या कर सकता हूँ। मेरे शाने उछलाए। तिब की दुनिया ने वैसे भी बहुत तरक्की कर ली है और फिर मोजे आबड़ की जेरे निगरानी बादती दुआएं तैयार कर ली गई हैं, जिनकी तासीर पर मुश्किल ही से यकीन आता है। मुमकिन है तुम्हारी बात दुरुस्त हो, मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर बेलफेरादू वाकई ही बेल फाइटर है तो मैं उसे बेल फाइटिंग में मुकाबले की दावत जरूर दूंगा। बेलफेरादू बेल फाइटिंग का कितना ही माहिर क्यों ना हो, एक वक्त में 2 से ज्यादा बेंचों का मुकाबला नहीं कर सकेगा, गुआन ने कहा। और तुम जो होंगे ली कुआन के शागिर्द हो, इसलिए एक वक्त में 4 बेंचे मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारा और बेलफेरादू का कोई जोड़ नहीं, इसलिए मेरा मशवरा है कि उसे भूल जाओ। हम तो यूं गुफ्तगू कर रहे थे जैसे वाकई बेल फाइटिंग के फन से भी वाकिफ हो। हम तो यूं गुफ्तगू कर रहे हैं जैसे तुम बेल फाइटिंग के फन से भी वाकिफ हो, मैंने कहा। मेरे ख्याल में बेलफेरादू बेल फाइटिंग की अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं होगा। बेलफास्ट के स्पेन का कौमी खेल सही, लेकिन ये जरूरी है कि स्पेन का हर बाशिंदा बेल फाइटिंग जानता हो। बेल फाइटिंग स्पेन का कौमी खेल है। स्पेन का हर शख्स इस खेल में दिलचस्पी रखता है और बेलफेरादू के बारे में मैं जाती तौर पर ये जानता हूँ कि वो इस खेल का माहिर है। पहले तो तुमने मुझे इस बात का जिक्र नहीं किया, मैंने मशकूक लहजे में कहा। पहले ऐसा कोई मौका नहीं आया और फिर बेलफेरादू को यहाँ आए हुए चंद रोज से ज्यादा भी तो नहीं हुए। मैं सोच में पड़ गया। ली कुआन गलत बयानी नहीं करता था। अब वो कह रहा था कि बेलफेरादू बेल फाइटिंग का माहिर है, तो वो जरूर होगा। सवाल ये था कि क्या उसका मुकाबला मैं कर सकूंगा। क्या तुम्हें मालूम है कि उसने बेल फाइटिंग कब सीखी थी? कुछ देर सोचने के बाद मैंने ली कुआन से पूछा। हाँ मुझे मालूम है, ली कुआन बोला। बेलफेरादू बचपन ही में बेल फाइटिंग का शौकीन था। 12 साल की उम्र में उसने फाइटिंग सीखनी शुरू कर दी थी और 18 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते वो इस खेल का माहिर हो चुका था। 4 साल के अंदर स्पेन का कौमी चैंपियन बन चुका था। फिर अचानक उसका रुझान तब्दील हुआ और उसने मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया। लेकिन इस जजीरे में बेंचे कहां से आएंगे, मैंने कहा, और बगैर बेंचों के बेल फाइटिंग किस तरह हो सकेगी? तुम बेलफेरादू से मुकाबला करने के लिए बहुत बेचैन हो, ली कुआन ने बैरी खेज लहजे में कहा। आदमी जब कोई सीखता है तो उसका मुजाहरा करने के लिए बेचैन भी होता है। ये बात नहीं है मास्टर, मैंने संजीदगी से कहा, बल्कि मैं अपनी फतेह और उसकी शिकस्त की तकमील का ख्वाह हूँ। ली कुआन के जवाब देने से कबल ही दरवाजे पर दस्तक हुई और बूढ़ अंदर आया। मैं मगल तो नहीं हुआ, मैंने दखल अंदाजी तो नहीं की। उसने सहमे हुए अंदाज में मेरी तरफ देखा। मेरे चेहरे पर नागवारी के तासरात फैल गए, जबकि ली कुआन के होंठों पर शफीक मुस्कुराहट बिखर गई थी। आज से पहले तो तुमने ऐसी वरीद नहीं बरती, ली कुआन ने नरम लहजे में कहा। फिर आज तुम्हें क्या हुआ? मैंने सोचा चीफ कहीं नाराज ना हो जाए, बूढ़ ने झिझकते हुए कहा। वो अब भी मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरी तरफ देखकर बात करो, ली कुआन ने तहमकाना लहजे में कहा। मेरे सामने तुम्हारे चीफ की कोई हैसियत नहीं है। अगर वो चीफ है तो तुम्हारा होगा। मैं बेपरवाही से शाने झटक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। ली कुआन की बातें सुनने के बावजूद बूढ़ का खौफ रफा नहीं हुआ था। बात दरअसल ये है, बूढ़ ने हिचकिचाते हुए कहा, कि मैडम चीफ से मिलना चाह रही हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ली कुआन बिगड़ गया क्या अब? अरे इतना आम आदमी हो गया है कि तुम लोगों को उससे मिलने के लिए इजाजत की जरूरत पेश आने लगी। बूढ़ बुरी तरह गड़बड़ा गया। मैडम कह रही थी कि देखा वो चीफ का बूढ़ कैसा है। बूढ़ ने तेजी से कहा। ली कुआन तहकीर अमेज अंदाज में इंसा, मैं बिगड़े हुए मूड ठीक करने का माहिर हूँ। तहदीब से कहना, जब तक ली कुआन जिंदा है उसे अली से खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। बूढ़ ने हैरत से मेरी तरफ देखा, मगर मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। मैं जानता था कि वो किस बात पर हैरान हो रहा है। उसने कभी मुझे किसी से दबते हुए नहीं देखा था। मेरे मातहत मुझे हमेशा एक नंबर देखने के ख्वाह रहते थे और बूढ़ को तो मुझे वारिहाना लगाव था। वो शायद मुझे ये तवक्को कर रहा था कि मैं ली कुआन को मुंह तोड़ जवाब दूं। कोई मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मैं उससे कहूंगा कि मैं इस लहजे में बात सुनने का आदी नहीं हूँ। मुझसे जरा तमीज से बात करना, क्योंकि मेरा नाम अली यार खान है और मैं 2 मिनट के अंदर आदमी को सीधा कर दिया करता हूँ। मैंने होरी बाबर जैसे शैतान को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। हर कदम पर उसे शिकस्त से हमकरार किया। मैं नाकाबिले शिकस्त हूँ और हमेशा नाकाबिले शिकस्त रहूंगा। तुम्हारी तो हैसियत ही क्या है? तुम एक नई वो नदार बूढ़े होकर मुझसे इस लहजे में बात कर रहे हो। तुम तो मेरा एक हाथ भी सार नहीं सकोगे। मगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया। मैं उससे ये सब कुछ किस तरह कह सकता था? वो मेरा उस्ताद था, अपने फन में यकता, और मैं दिल से उसकी अजमत और बर्तरी का कायल था। मैं उसकी तौहीन करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने मुझे जो कुछ सिखाया था वो और शायद पूरी उम्र में ना सिखा पाता।
बज़ाहिर उसने मेरी तहकीर की थी, लेकिन उसकी किसी बात से मेरी तहकीर नहीं हो सकती थी। यहाँ तो मामला ये था कि उसके सामने सर तस्लीम कम करने से यूं महसूस होता था जैसे मेरे कद में इजाफा हो गया हो। वो मेरी खाल की जूतियां बनाकर फरोख्त कर देता, तब भी मैं उफ तक ना करता। आखिर वो मेरा उस्ताद था, मैं तहजीब से नहीं भी लूंगा। मैंने बुलंद आवाज से कहा और लीगवान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहां से आई कि तुमने मेरे हुक्म से सरताबी की? लीगवान घुर्राया। क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हारा क्या हशर कर सकता हूँ? मुझे अंदाजा है लीगवान, मैंने दबंग लहजे में कहा, और मुझे तुम्हारे हाथों अपनी दुर्गत बनवाना मंजूर है, मगर मैं अपने नजदीक इसराइल के किसी दुश्मन का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी बात ने लीगवान को एक बार फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया। ओह, तो ये बात है। उसने एक तवील सांस लेकर कहा, फिर चालने में खामोश रहने के बाद दोबारा बोला, क्या तुम तहजीब माल्कम एक्स की सलाहियतों से इनकार कर सकते हो? कोई बासलाहित आदमी अगर इसराइल का दुश्मन है तो मुझे उसकी सलाहियतों से कोई सरोकार नहीं। सीधी तरह बात करो अली। लीगवान बिगड़ गया। जो कुछ मैंने पूछा है मुझे सिर्फ उसका जवाब चाहिए। मैं तहजील की सलाहियतों से इनकार नहीं कर सकता, मैंने बुझे हुए अंदाज में कहा। बिलाशुबा वो बहुत बासलाहियत है। और क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि रूए ज़मीर पर तुम वो वाहिद शख्स हो जिससे वो मोहब्बत करती है? नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता। वो खुद को मेरी अमानत समझती है। तो क्या तुम पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि उसके नजरियात तब्दील करने की कोशिश करो? तुम देख चुके हो लीगवान के बेटी इस कोशिश का क्या अंजाम हुआ था। ये जज्बाती लोग हैं, कोई बात समझने के लिए तैयार नहीं होते। इन्हें समझाने की कोशिश करो, इन पर अपने नजरियात मुसल्लत करने की कोशिश मत करो। यह बहुत तकलीफदेह अमल होगा, मैंने कहा, तवील और थका देने वाला अमल। तुम्हारे बारे में तो मशहूर है कि तुम किसी की बात को नामुमकिन नहीं समझते, लीगवान ने कहा। उसके लहजे में हैरत थी। मैं उसे नामुमकिन तो नहीं कह रहा, मैं तो उस काम को सिर्फ मुश्किल करार दे रहा हूँ, मैंने कहा। मैंने ये भी सुना है कि मुश्किल कामों का बेड़ा उठाते वक्त तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। बेशक मैंने बहुत से मुश्किल काम किए हैं, लेकिन मालूम नहीं क्यों मुझसे इसराइल की मुखालफत बर्दाश्त नहीं हो रही। लीगवान ने मेरी खेत अंताल में सारी लाया। गोया 6 महीने तक मैंने तुम्हें जो तरबियत दी है वो रायगां साबित हुई। तुम्हारे अंदर मामूली सी कुव्वत बर्दाश्त भी पैदा नहीं हो सकी। ये बात नहीं है मास्टर, पहले पहलू बदला। पहले भी मुझ में कुव्वत बर्दाश्त की कमी नहीं थी, और अब तो इसमें गैर मामूली इजाफा हो चुका है। लेकिन जब मैं इसराइल की मुखालफत में कोई बात सुनता हूँ तो मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब देने लगती है। ऐसा मालूम होता है जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। मैं अपने आप में नहीं रहता, जी चाहता है कि उस शख्स का खून कर दूं। मैं तुम्हारी कैफियत को समझ सकता हूँ बरखुरदार, लीगवान ने सारी लाया। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी तरबियत मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। तुम जज्बात में आकर कोई कदम नहीं उठाओगे। मैं कोशिश करने का वादा तो कर सकता हूँ मास्टर, मगर इस सिलसिले में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। तुम नहायत अहमक आदमी हो, तहदीब को समझने का दावा करते हो और इतनी सी बात नहीं जानते कि अब वो तुम्हारे सामने इसराइल की मुखालफत में ज़बान नहीं खोलेगी। मैंने मुझे ईराना अंदाज में लीगवान को देखा। तुम ये बात इतने यकीन से जिस तरह कह रहे हो, मुझे कहने दो कि मैं तहदीब को तुमसे ज्यादा बेहतर तौर पर जानता हूँ। यकीन ना हुआ तो आजमा कर देख लो। उसके बारे में जो कुछ मैंने कहा है वही दुरुस्त साबित होगा। मैं तुम्हारी बात को जरूर आजमाऊंगा, मैंने उठते हुए कहा। मैं भी तहदीब के पास जा रहा हूँ। लीगवान के ऊँटों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी। मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। मैंने बूढ़े की तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी और तेजी से बाहर निकल आया। तहदीब अपने कमरे में मुजरिबाना अंदाज में तहज रही थी। मुझे देखकर वो रुक गई। मैं दरवाजे पर दस्तक दिए बगैर ही अंदर चला गया था। वो बुझी बुझी सी लग रही थी, मगर मुझे देखते ही वो खिल उठी थी। तुम मुझसे नाराज होकर चले गए थे ना अली, उसने बेताबाना अंदाज में कहा। अपनी तहदीब से नाराज मत हुआ करो अली। ठीक है, तो तुम भी ऐसी गुफ्तगू से गुरेज किया करो जिसके नतीजे में तुम्हें बेनाराजगी मोल लेना पड़े, मैंने कदरे बेरुखी से कहा। मैं कोशिश करूंगी कि अब मेरी जबान से कोई ऐसी बात ना निकले, उसने रोती हुई आवाज में कहा। लेकिन अगर मैं लाइल्मी में ऐसी कोई बात कह जाऊं जिससे तुम्हारी दिलदारी होती हो तो तुम मुझे दो टोक बता देना, मैं वही तौर पर तुमसे माफी मांग लूंगी। मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में नमी थी। मैं समझ गया कि आंसू उसकी आंखों से उमड़ पड़ने के लिए बेताब है, मगर वो कमाल जब्त का मुजाहरा करते हुए उन्हें रोके हुए है। ठीक है तहदीब, अगर तुम अपने रवैये पर नादिम हो तो तुम्हें माफ कर देने में कोई हरज नहीं, मैंने बेतासर लहजे में कहा। शुक्रिया अली, तहदीब बर्राई हुई आवाज में बोली। तुमने मेरे ऊपर एक और एहसान किया है, मैं तुम्हारी ममनून हूँ।
तहदीब को इस वक्त हमदर्दाना रवैये की जरूरत थी। वो शरीर किस्म के जज्बाती बहरान से गुजर रही थी। एक तरफ उसका महबूब था और दूसरी तरफ उसके नजरियात थे। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अहम थे। गहरी वाबस्तगी थी। किस्मत ने उसे एक ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया था जहां उसे लाजमन इन दोनों में से एक की कुर्बानी पेश करना थी। उसके लिए यह फैसला करना आसान नहीं था कि किसकी कुर्बानी पेश करे। एक तरफ उसकी अपनी जात थी और दूसरी तरफ एक पूरी कौम थी। अगर वो अपनी जात का ख्याल करती तो उसके लिए उसे पूरी कौम के मफादात का सौदा करना पड़ता। फलस्तीन की कुर्बानी पेश करना पड़ती और एक मुकद्दस सरजमीन पर यहूदियों के वजूद को बर्दाश्त करना पड़ता। वो बहुत बड़े अज़ाम से दो चार थी। उसे दुनिया और आखिरत में से एक का इंतखाब करना था। मैं उसकी दुनिया था और फलस्तीनियों के लिए जिद्दोजहद करना उसकी आखिरत का ज़ादे रहा। दोनों की यकजाई नामुमकिन थी। ये दिल और दिमाग की कशमकश थी जिनमें हमेशा से जंग चली होती आ रही है। दिल की आवाज थी कि महबूब को नाराज नहीं होना चाहिए और दिमाग कहता था कि सितारों से आगे जहां और भी है। मगर हमेशा की तरह इस जंग में शिकस्त दिमाग की हुई और तहदीब दिल के तकाजों से मजबूर हो गई। अकल से काम लेना सीखो तहदीब, मुझे जज्बाती रवैयों से चिढ़ है, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। और तहदीब ने मुझे यूं देखा जैसे कह रही हो कि अगर जज्बात से काम ना लेती तो तुम्हारी नाराजगी की परवाह भी ना करती, मुस्लिम दुनिया के मफादात को तुम पर कुर्बान ना करती और तुम्हें मुझसे ये अल्फाज कहने का मौका भी ना मिलता। मगर उसने जबान से कुछ नहीं कहा। यह तो नजरों का पैगाम था, नजरों की जबान जिस पर किसी की गिरफ्त नहीं हो सकती। और किस तरह हो कि इस जबान की कोई लुगत नहीं है। नजरें कहती हैं और नजरें सुनती हैं। बाज़ औक़ात नजरें वो कुछ कह देती हैं जो जबानें नहीं कह सकती। ठीक है अली, आइंदा तुम्हें मुझसे कोई शिकायत भी नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे जज्बात तुम पर जाहिर ना होने पाए। जिंदगी बड़ी कठिन होती है तहदीब। आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। जो लोग खुद को वक्त के बदलते हुए तकाजों से हम आहंग करने में नाकाम हो जाते हैं वो किस्सा पारीना बन जाते हैं। वक्त उन्हें फरामोश कर देता है और जिसे वक्त फरामोश कर दे उसे कोई भी याद नहीं रखता। जिंदगी बसर करना एक फन है तहदीब, इस फन को सीखने की कोशिश करो। मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है अली, अब ये फन भी सीख लूंगी, तहदीब ने बड़ी सादगी से कहा। उसके लहजे में तंज का शायबा तक नहीं था। मुमकिन है इस वक्त मेरी बातें तुम्हें बुरी लग रही हों, लेकिन जब तुम इन पर अमल शुरू करोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि मैं ठीक कह रहा था और तुम्हारा रवैया गलत था। तहदीब के होंठों पर एक जख्मी मुस्कुराहट उभरी। सूर्य और परे का वक्त गुजर चुका है अली। इस वक्त के बाद मेरा जो भी अमल होगा वो फायदे या नुकसान के लिए नहीं होगा। मैंने तहदीब मालिक एक्स को कुर्बान कर दिया है। अब मैं महज एक कनीज हूँ जिसे हर हाल में अपने आका के इशारों पर अमल करना है, ख्वाह उसका अंजाम कुछ ही क्यों ना हो। मैंने बुरा सा मुंह बनाया। तहदीब के लिए जज्बाती गुफ्तगू से बचना मुमकिन नहीं था। मैंने मुनासिब यही समझा कि मौजू तब्दील कर दिया जाए। उसे ज्यादा टोकने का कोई फायदा नहीं था। मोशे आवड़ मुझे 2-4 रोज के अंदर कोई मुहिम सौंप देंगे। मैंने कुर्सी खींच कर बैठते हुए कहा, मैं चाह रहा हूं कि इस दौरान क्यों ना अपने तौर पर कोई मंसूबा बनाने की कोशिश कर ली जाए। किस किस्म का मंसूबा? तहदीब ने पलंग पर बैठते हुए पूछा। उसकी आवाज किसी भी किस्म के जज्बे से आ रही थी। अजीम तर इसराइल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए कोई ऐसा मंसूबा जिस पर अमल करके ये काम जल्द अज जल्द मुमकिन हो सके। तहदीब के चेहरे पर कर्ब के आसार नजर आए। मेरे मुंह से इस किस्म की बात सुनना और उसे बर्दाश्त करना उसके लिए आसान नहीं था, मगर वो तो पहले ही हथियार फेंक चुकी थी। क्यों नहीं हरी? उसने खाली खाली सी आवाज में कहा। मादी में भी तुम कामयाबी से मंसूबे बनाकर उन पर अमल करते रहे हो। ये तुम्हारे लिए कोई नई बात तो नहीं होगी। मादी के हवाले ना दो तो बेहतर है, मैंने खुश्क लहजे में कहा। गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। मेरा मतलब वो नहीं था जो तुमने लिया है, तहदीब ने गड़बड़ा कर कहा। मुझे वक्त तुम्हारी तौसीफ मकसूद थी। इसराइल की तौसीफ बेहद जरूरी है तहदीब। इस काम में पहले ही बहुत ताकीर हो चुकी है। बिल्कुल होनी चाहिए अली, इसलिए नहीं कि ये काम जरूरी है, बल्कि इसलिए कि तुम कह रहे हो। जब तुमने इस काम को जरूरी तस्लीम कर ही लिया है तो फिर तुम्हें मुझसे ताउन भी करना चाहिए। मुझे बताओ अली कि मैं किस तरह तुम्हारी मावनत कर सकती हूँ, तहदीब ने एक तवील सांस लेकर कहा। तुम ग्रीन पोल की माया नाज एजेंट रह चुकी हो। मंसूबा सादी में भी तुम किसी से कम नहीं हो। कोई अच्छा सा मंसूबा बनाने में मेरी मदद करो। तहदीब ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा। ग्रीन पोल की माया नाज एजेंट किस्सा पारीना हो चुकी है अली। उसके लिए तो कोई ढंग की बात सोचना भी मुमकिन नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारी फरमाइश टालना भी मेरे इख्तियार में नहीं। मुझे बताओ कि तुम किन खुतूत पर सोच रहे हो, शायद उससे मुझे कुछ तहरीर मिले।
मैं समझता हूँ कि सियासी माज को निशाना बनाकर हम बेहतर नतीजे हासिल कर सकेंगे। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। फौजी एतबार से बरतर होने के बावजूद इसराइल आज तक कोई नुमायां कामयाबी हासिल नहीं कर सका। बेशतर इस्लामी ममालिक में सियासी महाद आराई और नस्साकशी इंतहा को पहुंची हुई है। हम अगर कोशिश करें तो हमें ऐसे कारामद लोग मिल सकते हैं जो हमारे आलाकार बनने पर रजामंद हो जाएं। ऐसे लोगों को बरसरे इक्तदार लाने के लिए जिद्दोजहद करना होगी। जब मनपसंद लोग बरसरे इक्तदार आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं रह जाएगा, वो इसराइल से इल्हाक कर लेंगे। फिक्र ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हो सकता अली, तहजीब ने जहरीले लहजे में कहा। रायामा को हमवार किए बगैर कोई हुकूमत इतना बड़ा कदम नहीं कर सकती।